एवरीवन, दिस इज बायोलॉजी 1 शॉर्ट चैनल, जहां पर आप लोगों को सारे के सारे चैप्टर्स जो कि आपके सिलेबस में है, सीबीएसई सिलेबस में है, एनसीईआरटी सिलेबस में है, बायोलॉजी 1 शॉर्ट के फॉर्म में कवर अप करवाई जाएगी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द क्लास 9th सिलेबस, जिसके अंदर रैशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग्स में सबसे पहला बायोलॉजी का चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 5 एंड दैट चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे हम लोग जनरली सेल भी बोलते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर सेल। इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो भी चीजें कवर अप करने वाले हैं वो सारी के सारे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होंगे, जैसे कि आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। जैसे कि 5.1, 5.2 जिस तरीके से एनसीईआरटी हमें बताना चाहती है उसी तरीके से हम लोग हमारे चैप्टर्स को कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को 5.1 का पूरा पोर्शन पढ़ाने वाली हूं, जो कि आपके द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो बच्चों आज से हम क्लास 9 शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन चैनल के ऊपर आप लोगों को क्लास 10th, क्लास 11 एंड क्लास 12 के भी बायोलॉजी के लेक्चर्स मिलेंगे, जिसके अंदर भी हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न ही फॉलो करेंगे। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा अगर, तो आई विल बी इन्फॉर्मिंग एवरीवन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज क्लास 9th के हमारे चैप्टर नंबर 5 के साथ में। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप लोग पैरेलली मेरे पढ़ाने के बाद में रीड कर सकते हैं, सो दैट आपको 101% अश्योरिटी हो जाए कि आपका हर एक पोर्शन कवर अप हो रहा है कि नहीं। तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि आप पूरा ठीक से समझ लेंगे। इसी के साथ साथ में आप लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी का भी साथ में पूरा कवरेज हो गया है, एंड देन व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग इट विल बी अ क्रिस्टल क्लियर थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 5 के साथ में। 5.1 हमारी एनसीईआरटी बोलती है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ। तो चैप्टर की शुरुआत ही हम लोग जब करते हैं तो हम लोग सेल चैप्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, इंट्रोडक्शन जानते हैं कि सेल होता क्या है, सेल को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो बच्चों जैसे कि अगर हम सब बात कर सकें तो क्या हम बहुत सालों पहले वाले हमारे एंसेस्टर्स की जब बात करते हैं, क्या वो ये जानते होंगे कि एक ह्यूमन बॉडी बहुत सारे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स से मिलके बनी है, जिनको हम आज सेल बोल देते हैं बड़े इजीली। उस जमाने में, उस समय में पीपल डिड नॉट हैड एनी आइडिया व्हाट इज दिस बॉडी मेड अप ऑफ। दिस एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतना बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, स्मॉलर यूनिट से मिलके बना है क्या, ऐसी इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी, क्योंकि उनके पास में टेक्नोलॉजीज नहीं थी, उनके पास में माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, उनके पास में मैग्निफिकेशन की पावर नहीं थी, एंड एक इमीडिएट रिफ्लेक्टिव थॉट एक इंसान के दिमाग में आया जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईयर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक प्लांट के बार्क को निकाला। बार्क समझते हैं आप लोग, जो प्लांट होता है, ट्री होता है, उसका ट्रंक होता है जो बड़ा सा तना, उसके ऊपर ब्राउन कलर की जो लेयर लगी होती कड़क सी, हम तोड़ भी सकते हैं बड़े इजीली। उस कॉर्क वाले पोर्शन में से उन्होंने थोड़ा सा मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से, जो कि उनका ओन बिल्डेड माइक्रोस्कोप का सिंपलेस्ट वर्जन था, की हेल्प से चेक किया कि ये किस चीज का बना हुआ होता है। एंड देन ही केम अप टू अ विजन, जो कि उन्हें कुछ ऐसा नजर आया, समवट लाइक दिस। तो ये क्या चीज है? ये रॉबर्ट हुक का अपने आप बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है बच्चों। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्लांट की बार्क में से जो छोटा सा टुकड़ा उन्होंने निकाला और उसको उन्होंने जूम करके देखा इस माइक्रोस्कोप की मदद से, तो उनके पास में जो इमेज या पिक्चर सामने आया दैट वाज समवट लाइक दिस। तो आप इस इमेज को देखेंगे तो आप बोलेंगे मैम दिस इज अपीयरिंग टू बी अ नेटवर्क, ऐसा लग रहा है कि कोई जाली है, या मेश वर्क, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत मेश वाली चीज है, छन्नी जैसा। पर रॉबर्ट हुक ने उस समय पर इसे विजुअलाइज किया और उन्होंने बोला कि ये तो मुझे कुछ हनी कोम्ब की तरह नजर आ रहा है। हनी कोम्ब माने कि मधुमक्खी का छत्ता।
मधुमक्खी के छत्ते में जो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल, वैसे कुछ कंपार्टमेंट्स उनको ये बार्क में नजर आए जब उन्होंने उसको अंडर माइक्रोस्कोप प्रॉपरली स्टडी किया। तो क्या देखते हैं कि अरे प्लांट जो है वो तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना है, बिल्कुल हनी कोम्ब की तरह, और उन्होंने इसमें से हर एक स्मॉलर कंपोनेंट को, हर एक कंपार्टमेंट को, जैसे कि ये कंपार्टमेंट हो गया, ये कंपार्टमेंट हो गया, ये कंपार्टमेंट हो गया, ये भी एक कंपार्टमेंट हो गया, इन सभी को नाम दिया एज एन इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड एज सेल। तो सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब हो गया है यहां पर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये सोचा कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किस चीज से बनी होती है। हालांकि जब रॉबर्ट हुक ने बार्क के एनालिसिस किया, बार्क के स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई करके स्टडी करने की ट्राई की, तब उन्होंने एक्चुअली में एक डेड सेल को स्टडी किया, क्योंकि बार्क जो होता है इट इज नॉट लिविंग, इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, और वी कैन से डेड प्लांट पार्ट। सो देयरफॉर इसके कारण से वो करेक्टली सेल को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होते हैं, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स। डेड सेल कुछ पोर्शंस होते हैं एंड प्लांट्स में काफी सारे डेड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो उन्होंने एक डेड टिश्यू को ऑब्जर्व कर लिया। इसीलिए कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए कि द पर्सन हु विजुअलाइज्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम वाज, तो आपको रॉबर्ट हुक बताना है। लेकिन अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है हु वाज द पर्सन हु विजुअलाइज्ड अ लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों को रॉबर्ट हुक कभी भी आंसर नहीं करना है, बिकॉज रॉबर्ट हुक वाज अ पर्सन हु विजुअलाइज्ड अ डेड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब हम आते हैं कि हम जब सेल्स के आज एनालिसिस की बात करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, तब जब मैं अब बात कर रही हूं कि यार आज के जमाने में आई वॉन्ट टू विजुअलाइज द सेल्स, मेरे स्टूडेंट्स क्लास 9th में पढ़ते हैं, क्लास 9th की स्कूल की साइंस लैब में जाएंगे। जब बच्चे साइंस लैब में जाएंगे तो वो चेक करेंगे, उनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स मिले होंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स में उनके पास में एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी होगा, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल और चेक दिस स्लाइड एंड बताना है कि इसमें सेल्स प्लांट सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं, तो उनको उस चीज के लिए कैसी रिक्वायरमेंट होगी। सो डेफिनेटली कुछ प्री रिक्वेजिट्स होंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी, स्टूडेंट्स को माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, बिना माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग ग्लासेस की मदद से अपना खुद का माइक्रोस्कोप वो घर बैठ के नहीं बनाने वाले, बिकॉज रीजन ये है कि हमारे पास ना आज वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज हो गए हैं, वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, और हम क्यों हमारा टाइम और वेस्ट करेंगे उस चीज को बनाने में जो कि ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, आप सभी के स्कूल में कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स प्रेजेंट होंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप्स भी प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स भी आते हैं बच्चों, बहुत ही एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोप्स आ सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप्स जनरली लैबोरेटरी स्केल पे 11-12 के बच्चों को दिखाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से वो बेसिक प्लांट टिश्यूज को एनालाइज कर पाते हैं, बेसिक एनिमल टिश्यूज को भी एनालाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर को देखिए, मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बनाने के लिए भी हेल्प करूंगी। राइट नाउ मैं स्लाइड्स के हेल्प से इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज आप लोगों को हर एक चीज कंसाइज पैटर्न में इमेजिनेशन के साथ में समझ में आए। सो देयरफॉर आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो हम देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, इसके हर एक पार्ट के बारे में हम समझते हैं, क्या क्या पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम हर एक पार्ट के नाम को समझते हैं। यहां पर मुझे ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रही हूं आई पीस। ये आई पीस एक ऐसा हॉलो स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसमें कि मैं एक लेंस फिट कर सकती हूं ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसा हॉलो स्ट्रक्चर है, मैं एक लेंस फिट कर सकती हूं ऐसे करके और मैं इसको देखूंगी।
जब मैं आई पीस को देख रही होंगी, मेरी एक आंख में बंद करके और ऐसे करके आई पीस को बहुत जूम करके देखूंगी, मतलब मेरा पूरा सर नीचे हो जाएगा आई पीस में अपनी आंख को गड़ाने के लिए, ठीक है। तो आई पीस की मदद से मुझे कुछ दिखेगा, कहां पर रखा हुआ होगा जो मुझे दिखेगा, ये स्टेज पे रखा हुआ होगा। तो मैंने यहां पर एक स्लाइड रखी हुई है, देख पा रहे हैं आप लोग। इस स्लाइड में मैंने वो टिश्यू की छोटी सी स्लाइस भी रखी हुई होगी, जैसे मुझे विजुअलाइज करना है स्टेन करके, ठीक है। बिना स्टेन करे हम स्लाइड्स नहीं देखते हैं, जनरली हम स्टेन करते हैं उनको विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द डाइज। सो एक स्टेज है, इसके ऊपर हम स्लाइड रखते हैं। इस स्लाइड में हमारे टिश्यू सैंपल होता है जिसको हमें विजुअलाइज करना है, तो हम आंखों से यहां से देखेंगे, हमें इसका जूम्ड आउट वर्जन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने बोला मुझे एक लैबोरेटरी से दूसरे लैबोरेटरी में माइक्रोस्कोप को लेके जाना है, तो मैं कैसे लेके जाऊं, तो मैं ऐसे लेके जाऊं नहीं, डर लगेगा टूट ना जाए। इसके पास कुछ हैंडल होना चाहिए ताकि हम पकड़ सकें इसे इजीली। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, दिस हैंडल, ऐसे करके उठाया और ऐसे लेके जाएंगे, तो ये कार्वेचर में आपका हाथ आसानी से फिट हो जाएगा। दिस हैंडल विल बी हेल्पिंग यू इन मूविंग दिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो आई होप कि आपको तीन चीजों के मतलब पता पड़े, एक तो आई पीस का, स्टेज का, हैंडल का क्या फंक्शन है, ये तीन चीजें हमें मालूम पड़ी हैं। चौथी चीज है बॉडी ट्यूब, यहां से मेरी आईज विजुअलाइज कर रही हैं, ठीक है, इधर से मेरी आईज विजुअलाइज कर रही हैं, ओके। अब मैं यहां से देख रही हूं, यहां से मेरी आंखों की जो रेज हैं वो यहाँ इस ऑब्जेक्ट की रेज मेरी आंखों पे पड़ने वाली हैं, ठीक है। अब मैं बॉडी ट्यूब देख रही हूँ, तो बॉडी ट्यूब जो है, ये बॉडी ट्यूब जो है यहाँ पर कुछ फिक्स करा हुआ एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नोज पीस। नोज पीस क्या होता है, नोज पीस कुछ नहीं है बल्कि एक ऐसा घूमने वाला स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर तीन या तीन से ज्यादा लेंस टाइड होंगे, कसे हुए होंगे, मतलब उन तीन से ज्यादा लेंस को अकोमोडेट कर पाएगा ये। मैंने तीन से ज्यादा क्यों बोला, क्योंकि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोल रहे होते तो वहां पर एक या दो लेंस होते हैं। जब भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी करते हैं, हर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट होंगे जो कि नोज पीस के साथ में अटैच होंगे। तो ये नोज पीस है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है, तो मान लो कि मेरे पास जो यहाँ पर सैंपल पड़ा हुआ है, तो बच्चों जो ये सैंपल है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं इस सैंपल को जितना पावर मैंने आई पीस में लगाया है, आई पीस में भी हमने एक लेंस डाला है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी मुझे एक मैग्निफिकेशन लगाना है। मान लेते हैं कि मैंने आई पीस में 10x लगाया मैग्निफिकेशन पावर, ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने 10x लगा रखा है वहाँ पर, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है मुझे उसका 10x दिखेगा। मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस में लगा दिया मान लो 4x, तो 10x इंटू 4x मतलब मेरे को 40x, मेरे को 40 टाइम्स रिजॉल्व इमेज दिखेगी। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो एक ही पावर के नहीं होते हैं, एक 4x होगा, एक हो सकता है कि 10x हो, एक हो सकता है कि 100x हो, कितना मैग्निफिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हम इन तीनों को फिक्स रखते हैं नोज पीस में। ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो है वो 4x हो सकता है, इट कुड बी 10x, इट कुड बी 100x। जो 100x वाला है वो पीछे होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक दिख रहा है आपको ऑब्जेक्टिव, दूसरा ये दिख रहा है, और तीसरा पीछे की साइड पे होगा जो हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि एक रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर है। इसको मैं रोटेट करूंगी ना ऐसे करके, तो हो सकता है कि वो 100 वाला आगे आ जाए, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज वेरी क्लियर टू ऑल माई स्टूडेंट्स हियर। आप क्या देखते हैं हम लोग कि 10x, 4x या 100x ऐसे करके और भी डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के ऑब्जेक्टिव लेंस नोज पीस में अकोमोडेटेड होते हैं। तो नोज पीस का फंक्शन भी क्लियर हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस का भी क्लियर हुआ, स्टेज भी हम समझते हैं, बॉडी ट्यूब भी हम जानते हैं क्या है। बॉडी ट्यूब इज जनरल बॉडी ट्यूब ऑफ माइक्रोस्कोप जो कि इसे स्ट्रेंथ दे रही है। आई पीस हम समझते हैं, हैंडल भी हम समझ गए हैं, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि पिलर्स, अब ये तो स्ट्रेंथ देने के लिए होंगे, ये सब कंडेंसर, स्टेज वगैरह ये सब अटैच किसके ऊपर होंगे, तो ऑब्वियसली पिलर्स और बेस के ऊपर अटैच होंगे, ठीक है। फिर आता क्या है, अब मुझे मैंने आई पीस लगा दिया, मेरे पास ऑब्जेक्टिव भी है, मैं ऐसे देख रही हूँ, ठीक है। जब मैं माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे देख रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, थोड़ा थोड़ा कुछ नजर आ रहा है, तो नाउ मुझे लग रहा है बहुत ही हल्का सा और मैं घुमा दूं इसको, तो क्या होगा कि थोड़ा और जूम हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको पास ले जा रहे हैं, किसको, ऑब्जेक्टिव लेंस को, इस स्लाइड के। तो मैं घुमाने के लिए एक
एडजस्टिंग नॉब मेरे पास में है, इसे हम बोलते हैं कोर्स, इट विल बी रॉन्ग स्पेलिंग है यहाँ पे, इट इज कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, जहां पर घुमाएंगे तो थोड़ा ज्यादा फास्ट तरीके से ऑब्जेक्टिव लेंस जो है हमारा वो स्लाइड के नजदीक जाएगा और पास जाके विजुअलाइज कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घुमाया तो फास्ट जाएगा। लेकिन मुझे बहुत फास्ट नहीं घुमाना है, मान लो मुझे बिल्कुल माइक्रो लेवल पे घुमा के देखना, हल्का सा ब्लर इमेज आ रहा है, करेक्ट करना चाहती हूँ। आप सभी लोगों ने कैमरा यूज किया होगा, जब हम कैमरा यूज करते हैं किसी की फोटो लेने के लिए तो हम हल्का हल्का से उसको घुमाते हैं, अच्छा ब्लर हो रही है इमेज, रुक जा, हाँ अब सही है, क्लिक, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर कोर्स एडजस्टमेंट नॉब और हमारा फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो है, इनका फंक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। कोर्स एडजस्टमेंट नॉब बड़े चेंजेस, फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमें जूम इन करने में हेल्प करेगा, जूम आउट करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हमारी सारी के सारी चीजें हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या होती हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है बच्चों यहाँ पर, इसके हर एक पार्ट के बारे में अगर आपको समझ में आ गया है तो हम इसके जो डिटेलिंग है थियोरिटिकल, उसको एक बार समझ लेते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट हम यहाँ शुरुआत वापस से हमारे आईपीस से ही करेंगे। आईपीस टू ऑब्जर्व द मैग्नीफाइड रियल इमेज, हमें हमेशा आईपीस से एक रियल इमेज मिलेगी। कैसे मिलेगी? रियल इमेज, ठीक है। तो रियल इमेज मिलेगी आपको, और यहाँ पर आप आईपीस में जो मैग्निफिकेशन के लेंसेज यूज कर सकते हैं उनकी मैग्निफिकेशन पावर वेरिएबल होती है, जैसे कि मैंने बताया था पहले। तो आप लोग चाहें तो 2x वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जनरली 5x, 6x, 10x और 15x, ये आईपीस के लेंसेज मेजॉरिटी माइक्रोस्कोपिक मेकिंग कंपनीज जो है, माइक्रोस्कोप मेकिंग कंपनीज जो है वो आईपीस के ये मैग्निफिकेशन पावर्स अवेलेबल करा देती है। फिर आता है ड्रॉ ट्यूब। ड्रॉ ट्यूब समझ गए, जिसमें हमने आईपीस को फिक्स किया है ना, वो ट्यूब ड्रॉ ट्यूब है, ठीक है। तो ये ड्रॉ ट्यूब हो जाएगी। बॉडी ट्यूब क्या है? होल्ड द नोज पीस एट द बॉटम, आई पीस एट द टॉप, ये हमारी ट्यूब है, ठीक है। ऊपर आई पीस आएगा, नीचे नोज पीस आएगा जो कि रिवॉल्विंग वाला है। रिवॉल्विंग नोज पीस होल्ड्स 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव्स विच कैन बी रिवॉल्व टू अलाइन द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव। लेकिन आप जानिए कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जनरली 3 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ये जो लेंसेज हैं, प्रोड्यूसेस फर्स्ट मैग्निफिकेशन शोइंग रियल इन्वर्टेड इमेज। अभी आईपीस आपको रियल इमेज दे रही थी, यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको मिलेगी ऑब्जेक्टिव की मदद से, मैग्नीफाइड फॉर्म में होगी वो। और मैग्निफिकेशन पावर क्या क्या ले सकते हैं? 6x, 10x, 40x, 45x, 100x, ऑयल इमर्जन टाइप के जो रहते हैं लेंसेज। ऑयल इमर्जन मतलब कि, ऑयल इमर्जन माइक्रोस्कोप मतलब कि आपकी जो स्लाइड है, ठीक है, उसके ऊपर जब लेंस जा रहा है तो स्लाइड, अगर आपने स्लाइड पे कुछ ऑयली बेस भी रखा है तो भी वो उसको मैग्नीफाई कर देगा, ठीक है। स्टेज, ये स्टेज होल्ड करता है ऑब्जेक्ट को, स्लाइड को, ठीक है। फिर कंडेंसर जस्ट नीचे यहाँ पर ये प्रेजेंट है। कंडेंसर कंडेंस करता है लाइट को, जैसे कि मानिए आपने कहीं से लाइट सोर्स लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप में सनलाइट को भी सोर्स ले सकते हैं लाइट का। नीचे से लाइट, हमारे स्टेज के ऊपर एक छोटा सा अपर्चर होता है जहाँ पे स्लाइड रखी होती है, उसके नीचे वहां से लाइट जारी होती है, और वही लाइट के वेव्स हमारे को आंखों में दिखेंगे आके, तभी इमेज बनेगा, ठीक है। लेकिन कंडेंसर जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये कंडेंसर क्या करेगा? उस सारी की सारी लाइट वेव्स को एक ही जगह पे कन्वर्ज कर देगा प्रॉपरली, ताकि अच्छे से लाइट हमारे तक पहुंच सके, अच्छे से हमारे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट कर सके, ताकि हमें वो ऑब्जेक्ट विजुअलाइज हो सके। तो ये कंडेंसर का काम है, ठीक है। नॉब मूव कर सकते हैं अपन थोड़ा थोड़ा इसको। मिरर लाइट सोर्स, मिरर लाइट सोर्स हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में ऑलरेडी एक बल्ब लगा हुआ आता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने में हेल्प करता है, हमारी स्लाइड को इल्यूमिनेट करने में हेल्प करता है। मिरर जो रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल माइक्रोस्कोप्स में देखा जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, सारे के सारे स्कूल्स के अंदर सनलाइट का सोर्स नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल ऑब्जेक्टिव लेंसेज हमारे जितने भी प्रेजेंट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जितने भी प्रेजेंट है, उसके अंदर आपकी लाइट जो है वो एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है। यहाँ पर बेस हो गया, इंक्लिनेशन, ये थोड़ा सा मुड़ाव है इधर, ठीक है। मैकेनिकल स्टेज, जहाँ पर हमारी स्टेज में एक्चुअली में हमने स्लाइड फिट करी है, उसको भी घुमा सकते हैं अपन आर्म होल्ड करने के लिए। फाइन एडजस्टमेंट नॉब,
छोटे छोटे एडजस्टमेंट के लिए, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब बड़े बड़े एडजस्टमेंट के लिए। तो इस तरीके से आप इन हर एक चीज़ की डेफिनेशन को ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो होपफुली कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हर एक बात आप लोगों को क्विकली समझ में आ गई है। और अगर आप लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अगर मुझे बहुत ही बारीक बारीक चेंजेस लेके आने हैं मेरे विजन में तो मुझे कौन से स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इनमें से ऑप्शंस में है कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, फाइन एडजस्टमेंट नॉब, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस। ये चार में से आपको जो भी ऑप्शन लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए एक एक्सपेरिमेंट, जो हमारे को एक्टिविटी वो लोग देते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो एक एक्टिविटी हमें एनसीईआरटी ने दे रखी है कि क्योंकि आपने अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ लिया है, आप मुझे बताएंगे कि एक अनियन के अंदर प्लांट सेल्स को मैं माइक्रोस्कोप से जब देखना चाहूं तो वो कैसे दिखेंगे और मुझे उन सेल्स को विजुअलाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स कंडक्ट करनी पड़ेंगी। तो अनियन एक प्लांट पार्ट है, हम सब जानते हैं अनियन एक बल्ब है, प्लांट पार्ट है, एडिबल है, खाते भी हैं हम अनियन को। तो हमने एक अनियन लिया, अनियन को कट कर दिया, रेड अनियन लिया, कोई सा भी ले लो, व्हाइट अनियन ले लो, कट कर दिया। कट करने के बाद में मैंने जो बाहर ब्राउन वाला उसका जो नॉन एडिबल छिलका होता है, कवर होता है, उसको रिमूव कर दिया। एडिबल पोर्शन में से मैंने एक अनियन की पील ले ली है, ठीक है, एक मैंने उसकी लीफ स्केल ले ली है, मतलब ऐसा मानो तुम, ठीक है। अब एक स्केल ले ली है, अब इस स्केल के ऊपर बाहर रेड पोर्शन, अंदर व्हाइट पोर्शन, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर। इसके जो रेड पोर्शन है इसमें मैंने फोरसेप की मदद से बहुत पतली सी एक, बहुत ही माइन्यूट सी एक ट्रांसपेरेंट सी दिखने वाली, ट्रांसल्यूसेंट से दिखने वाली एक छोटी सी लेयर को एक्सट्रैक्ट किया, निकाला, जो कि इतनी थिन होती है कि मुड़ जाती है बार बार निकालते से ही। उसको हमने धीरे से निकाला। निकालने के बाद में मैं उसको पानी में रखूंगी थोड़ी देर तक ताकि वो लाइव रहे, क्योंकि ये लिविंग चीजें हैं, इनके वाटर के कांटेक्ट में रहने से टेम्पररी टाइम के लिए लाइफ बढ़ जाती है। पानी में रख दिया, फिर उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से एक ग्लास की स्लाइड लूंगी और उस अनियन के छोटे से पील को ग्लास की स्लाइड पे रखूंगी। और अब मैं उसको डाई करने के लिए उसके ऊपर प्रॉपर जो भी डाइज अवेलेबल हो सकती हैं लैबोरेटरी में, जो कि हमारे अनियन पील को डाई कर दिए, प्लांट सेल के डाइज जो होते हैं उनमें से किसी भी डाई का 1-2 ड्रॉप डालूंगी, ठीक है। जब मैंने ये सब किया और फिर मैंने हमारी स्लाइड को हमारे स्टेज पोर्शन ऑफ माइक्रोस्कोप में फिट किया और मैंने आई पीस को सेट कर दिया, मैंने ऑब्जेक्टिव को सेट कर दिया और विजुअलाइज करना चालू किया, तब मुझे क्या दिखेगा? तब मुझे प्लांट के सेल्स दिखेंगे, जैसे कि रॉबर्ट हुक को देखे थे कंपार्टमेंट के जैसे, वैसे मुझे प्लांट के सेल्स नजर आने चालू हो जाएंगे। प्लांट के सेल्स को ओरिजिनली हम जब देखना चाहें तो वो कुछ कुछ ऐसे नजर आते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे प्लांट सेल्स हैं। इनके अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्लांट सेल्स को देख के हम कैसे समझ जाएं कि ये प्लांट सेल है? उसके लिए हमें कुछ तो मार्कर्स चाहिए होते होंगे, कुछ तो हमें एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स बोलने पड़ेंगे कि अच्छा ये प्लांट सेल ये, ताकि समझ जाए सामने वाला कि आपने प्लांट सेल ही देखा है। क्या बताएंगे आप? तो कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सेल्स की सबसे पहली ये होती है कि उनके पास में सेल वॉल हमेशा ही प्रेजेंट होती है। मतलब कि कोई भी प्लांट सेल होगा तो यू विल बी एबल टू सी सेल वॉल विच विल बी अ थिक लेयर अपीयरिंग ऑन द आउटर मोस्ट साइड ऑफ द सेल, जिसे हम सेल वॉल बोल सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल आपको दिख जाएगी। देन आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। आपको प्लांट सेल्स में बड़ा सा वैक्यूल नजर आता है हमेशा, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है। बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लांट सेल में वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि ओरिजिनली, ये तो डायग्राम सही देते ही नहीं कभी भी इमेज वाले, ओरिजिनली प्लांट सेल्स जो होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में देखने को मिलता है और न्यूक्लियस पेरीफेरी में शिफ्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, और ये वैक्यूल मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करके बैठता है ऐसे। तो इस तरीके का वैक्यूल आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़ा सा
सेंट्रल वैक्यूल और शिफ्टेड न्यूक्लियस ड्यू टू सेंट्रल प्रेजेंस ऑफ अ वेरी लार्ज वैक्यूल। ठीक है, इसके अलावा क्या दिख रहा है हमें, न्यूक्लियस दिख रहा है, ये सब बेसिक चीजें। तो हमें इस तरीके का ऑनियन पील का ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं मतलब वो ऑनियन पील के सेल्स हैं, वो कोई प्लांट के सेल्स हैं। ओके, तो ऐसा ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, जो कि आपकी एक्टिविटी एनसीईआरटी दे रखी है कि आपने अगर अनियन की पील निकाल के उसके सेल्स को देखा तो वो कैसे नजर आएंगे। ओके, अब मैंने बोला मुझे तो अनियन पील के नहीं, मुझे तो एनिमल सेल्स को देखना है। एनिमल सेल्स कैसे दिखेंगे मुझे ये बताओ तुम। तब एनिमल सेल्स को देखने के लिए हमने क्या किया, हमारी बक्कल कैविटी जो है अंदर की, ये वाली पूरी जिसमें हम टंग अंदर टच कर पा रहे हैं और वो बहुत सॉफ्ट कैविटी है, वहां से कुछ सेल्स को निकाला पील करके। बहुत इजी होता है। ठीक है, हम खुद भी ट्राई करते ही हैं, कई बार हम जब सो के उठते हैं तो कई बार हमारी बक्कल कैविटी की इनर लेयर में कुछ अपने आप शेड होते हैं सेल्स जो आपको टच भी होते हैं, तो वो आपने पील ले लिया और अब आपने जैसे सेम पैटर्न में आपने प्लांट टिश्यू के लिए स्लाइड बनाई थी वैसे ही आप एनिमल टिश्यू के लिए भी स्लाइड बना सकते हैं। डाइज या स्टेन्स का डिफरेंस आएगा बस। ठीक है, तो आपने जब एनिमल सेल को विजुअलाइज किया तो आपको अंतर क्या दिखता है, आपको डिफरेंस क्या दिखता है? आपको मेजर डिफरेंस तो ये दिखता है कि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये हमारे चीक के सेल्स हैं, ह्यूमन चीक सेल्स। चीक मतलब कि बाहर से नहीं तोड़ रहे हैं स्किन, एक्चुअली में इनर चीक की बात हो रही है, बक्कल कैविटी। ठीक है, पता चला आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाहर से किसी के चीक को नुकसान कर दिया। डोंट एवर डू दैट इन द लैबोरेटरी स्पेशली। सो दिस इज इनर चीक सेल्स ऑफ ह्यूमन जो कि हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। ये सेल है, ये सेल के पास में सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है डायरेक्टली। ये एनिमल सेल का कैरेक्टर है। एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। जब हम सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ते हैं तो हम एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के डिफरेंस को भी समझते हैं एक बार। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी बड़ा सा वैक्यूल मुझे नजर नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रीडोमिनेटिंग सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, हो भी सकता है कि कई सारे सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हो किसी किसी एनिमल सेल में, नॉट नेसेसरी कि हमेशा हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बेसिक चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर ये एक एनिमल सेल है तो। मेजरली एनिमल सेल में vacuoles are absent, cell wall is absent, nucleus is predominant, plasma membrane is very clearly visible. The cells will be of different kinds of shapes because हम plant cells के लिए तो हमेशा hexagonal से imagination करते हैं, animal cell में अलग अलग shapes हो सकते हैं। ठीक है, ओके, plant cells में भी अलग अलग shapes हो सकते हैं definitely, लेकिन हम onion peel वाला करते हैं तो वही वाला डायग्राम बनाना होता है। चलिए अब आ जाते हैं अपन एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए एक इंफॉर्मेशन के बारे में जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट्स की डिस्कवरीज क्या क्या है सेल के रिस्पेक्ट में। टाइम लाइन देखी जाए अगर एंशियंट टाइम लाइन तो कौन ने क्या डिस्कवर किया, कौन कौन पर्सन सेल की डिस्कवरी या सेल के अंदर के कंटेंट्स की डिस्कवरी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे साइंटिस्ट को हम एक बार देखते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल से आपके इमेजिनेशन भी हो जाए, डायग्राम्स भी दिख जाए, ये व्यक्ति कौन है इनके बारे में थोड़ा जान ले, ये मैंने इसलिए आपके लिए ऐसे स्लाइड्स बना दिए जहां पर आप इमेजिन कर सको कि साइंटिस्ट ओरिजिनली कौन थे, कैसे दिखते थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को देखते हैं। रॉबर्ट हुक इनके बारे में हम वैसे ही जानते हैं कि इन्होंने सेल्स कंपार्टमेंट ये वाली बात करी। तो डिस्कवर्ड सेल इन 1665 फ्रॉम कॉर्क ऑफ प्लांट हनीकॉम्ब लाइक सेल्स। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी 1665 में सेल्स डिस्कवर किए इन्होंने, कॉर्क ऑफ द प्लांट डेड सेल्स डिस्कवर किए फॉर द फर्स्ट टाइम। पर इसके बाद में आते हैं एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, इनको कई बार एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक भी बोलते हैं या सिर्फ ल्यूवेनहॉक भी बोल देते हैं। ल्यूवेनहॉक ने भी, जैसे इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था छोटा सा, वैसे इन्होंने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया जो कि रॉबर्ट हुक से थोड़ा एडवांस लेवल का था। इनके माइक्रोस्कोप बनने के बाद में ये इतने फैसिनेट हुए कि इन्होंने कई सारे सेल्स की स्टडी कर डाली। ये जाते पॉन्ड वाटर कलेक्ट करके लेके आते, पॉन्ड वाटर में क्या क्या ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं उनको देखते हैं। अमीबा दिख रहा है, ठीक है, पैरामीशियम दिख रहा है, बहुत सारे यूनिसेलर प्रोटोजोआ दिख रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जो लीचेस आती हैं, लीचेस मतलब कि एक हिंदी में हम बोलते हैं जोंक,
जिसको स्किन पे चिपका दो तो वो लीच नाम का एनिमल हमारा ब्लड सक कर लेता है, ठीक है। फाइलम एनरीडा का मेंबर होता है लीच। तो लीच लेके आए, उसको मार दिया, उसके ब्लड को निकाल लिया, उसके ब्लड के सेल्स को देखा, बहुत सारी चीजें की इन्होंने, ठीक है। बहुत सारे सेल्स देखे। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू विजुअलाइज द बैक्टीरिया ऑल्सो, अ प्रोटिस्टा ऑल्सो, स्पर्मेटोजोआ, ओवा, WBCs, अमीबा, हर कुछ तो इन्होंने देख लिया, ठीक है। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट पर्सन टू विजुअलाइज लिविंग सेल्स, वो डेड सेल्स वाले थे, ये लिविंग सेल्स हैं। और क्या क्या, WBCs, प्रोकैरियोट मतलब कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट में अमीबा, एग, स्पर्म एटसेट्रा, इतने सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी, बहुत सारी चीजें उन्होंने खुद अकेले ने ऑब्जर्व कर ली। कब करी? इनका 1665 का था, इनका 1674 का था, ठीक है। इन्होंने खुद अपना माइक्रोस्कोप बिल्ड किया और पॉन्ड वाटर से काफ़ी सारे सेल्स, फ्री लिविंग सेल्स को इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। तो मेरा क्वेश्चन था कि हम रॉबर्ट हुक कब नहीं बोलेंगे? लाइव सेल्स के केस में नहीं बोलेंगे। तो लाइव सेल्स के केस में हम किस साइंटिस्ट का नाम लेंगे? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम लेंगे। फिर आते हैं हमारे पास में रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑफ द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। मतलब कि एक सेल के अंदर एक डेंसली स्टेनिंग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये इंफॉर्मेशन देने वाले पहले पर्सन जो है वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1831। देन कम्स द साइंटिस्ट परकिंजे। परकिंजे इज अ पर्सन जिन्होंने कि काफ़ी सारे डिस्कवरीज की हैं बायोलॉजी के फील्ड में, जैसे कि परकिंजे सेल्स ऑफ हमारी ब्रेन में होते हैं, सेरिबेलम में परकिंजे सेल्स, परकिंजे फाइबर्स हमारे हार्ट में होते हैं। कई सारे डिस्कवरीज परकिंजे ने अकेले ने खुद करी हैं। लेकिन परकिंजे की सेल के रेस्पेक्ट में जो मेजर डिस्कवरी है वो ये है कि परकिंजे कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इन 1839। इनका 1831 था, इनका 1839 है। प्रोटोप्लाज्म फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब इन्होंने बताया कि सेल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है साइटोप्लाज्म और एक होता है न्यूक्लियस। एक सेल की मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, DNA होगा, वो सब बातें तो है ही, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि सेल के मेम्ब्रेन के अंदर दो चीजें होती हैं और दोनों को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही चीजें शामिल हो जाती हैं। ही इज परकिंजे। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 3 scientists who collectively gave a theory called as cell theory, ठीक है। इनके नाम है स्क्लिडन, शॉन एंड रुडोल्फ विर्चो। स्क्लिडन इन 1838 एंड शॉन इन 1839। स्क्लिडन जो है ये एक बॉटनिस्ट है, प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। शॉन जो है ये एक जूलॉजिस्ट है और एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। दोनों ने क्या बोला? कोई नई बात नहीं बोली, बोला कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही सेल्स के मिलके बने हुए होते हैं। हाउ सिंपल। स्क्लिडन ने बोला, बॉटनिस्ट ने प्लांट्स सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, शॉन ने बोला एनिमल्स सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। कितनी सिंपल बात बोली वो, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो स्क्लिडन एंड शॉन एक्सप्लेन दैट प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स रिस्पेक्टिवली एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला? रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि तुम जो दो बातें बोल रहे हो इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं। 1838, 1839 के बाद में अचानक से 1855 में स्क्लिडन एंड शॉन के दो स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट और ऐड हो गया। और वो स्टेटमेंट क्या था? वो ये स्टेटमेंट था कि सारे के सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में एक अमीबा प्रेजेंट है तो ये अमीबा भी किसी अमीबा से ही बना होगा और इस अमीबा से भी दो अमीबा बन जाएंगे डिवाइड होने के बाद में, राइट, डिवीजन के बाद में। तो ये अमीबा से भी अमीबा बनेंगे। बात ये हो रही है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है
वो किसी ना किसी प्रीमिटिव प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बन रहा है, अचानक से प्रकट नहीं हो रहा, ठीक है। ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो बोलते हैं ओमनीज सेल्यूले ई सेल्यूले, ओमनीज सेल्यूले ई सेल्यूले। इसका एक्चुअली मतलब ये है कि ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ये अंकल बहुत ज़्यादा घूर रहे हैं मुझे, आई नीड टू क्विकली चेंज द स्लाइड नाउ। सो दिस इज डन होपफुली। अब हम क्योंकि इतना पोर्शन पढ़ चुके हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी के अंदर के जो हमारे ब्लॉक में दिए हुए साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो भी सारी आप लोगों की कवर अप हो चुकी है, ठीक है। तो हम आते हैं सेल्स के शेप्स, सेल्स के साइजेस के बारे में। तो मैंने कहा यार बैक्टीरिया, मैं कुछ बातें करती हूँ आपसे जो थ्योरी में लिखी हुई है लेकिन अपन सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ते हैं बैक्टीरिया। तो मैंने बोला यार ये भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, इसके पास में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये न्यूक्लियस नहीं है बच्चों, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ना इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं और ये इसका डीएनए है मेन, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। इसके पास में न्यूक्लियस ही नहीं होता है, इसके पास में एक राउंड स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, ठीक है। इसकी एक बात हुई। दूसरी बात, मैंने कहा एक अमीबा है मेरे पास में, तो वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास में एक पैरामीशियम है, चलो मान लो अपन यूग्लिना है, एक अलग से फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, तो वो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ऐसा कुछ। तो ये सब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के डायग्राम मैंने बनाए, है ना। ये भी एक सेल का बना, ये भी एक सेल का बना, ये भी एक सेल का बना, लेकिन क्या इन सभी के साइज या शेप सेम है? नहीं, इन सभी के साइजेस और शेप्स में डिफरेंसेस हैं। माइक्रोस्कोपिक हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स, लेकिन तब भी इनके साइजेस में वेरिएशंस है। बैक्टीरिया बहुत छोटा होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा अमीबा, उससे थोड़ा बड़ा होगा यूग्लिना, ठीक है। अगर मैं बात करूं ईस्ट की तो वो इनसे भी बड़ा हो सकता है। अगर मैंने कहा एक ह्यूमन बॉडी का सेल है तो उसके डायमेंशंस डिफरेंट होंगे, प्लांट बॉडी का एक सेल है उसके डायमेंशंस डिफरेंट होंगे। तो सेल्स के शेप्स, सेल्स के साइजेस ग्रेटली वेरी कर सकते हैं, बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो हम जो भी चार्ट देखने वाले हैं, इस चार्ट में कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन जो कि आपको रटनी बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इमेजिन करनी है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम। तो हम बोलते हैं भाई लिविंग की जब बात करते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो हमारा सेल है। सेल से छोटा हमारी बॉडी में हो सकता है मॉलिक्यूल हो सकता है एटम हो, लेकिन वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं है। लाइफ या लिविंग कहलाने के लिए एक सिंगल सेल तो होना बनता ही है, ठीक है। जैसे कि ये अमीबा था तो ये लिविंग है क्योंकि इसके पास एक सेल है, बैक्टीरिया एक सेल है। लेकिन मैंने बोला मान लो कि मैं सिर्फ डीएनए रख दूं और मैं बोलूं कि एक सेल है, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? एक सिंगल सेल मिनिमम होना ही चाहिए। एटम, एटम से मिलके बने मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स बने, प्रोटीन्स बने, डीएनए बना, आरएनए बना, सब बन गए। यहाँ तक तो लिविंग है ही, लिविंग यहाँ से चालू हुआ। तो आप देखेंगे बैक्टीरिया, ठीक है। अब आप देखेंगे बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया से बड़ा होता है प्लांट सेल, एनिमल सेल। बैक्टीरिया का रेंज अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रॉन्स से 10 माइक्रॉन्स के रेंज में आता है। 10 माइक्रॉन्स से 100 माइक्रॉन्स के रेंज में आता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। 100 माइक्रॉन से 1 mm के रेंज में आता है ह्यूमन का एग, मतलब कि ह्यूमन फीमेल की बॉडी में जो एग सेल बनता है ओवम, उसकी बात हो रही है। 1 mm के आसपास का होता है फ्रॉग का अंडा, और बड़ा 10 mm से 100 mm के रेंज में आते हैं। तो 10 mm से 100 mm के बीच में आता है चिकन का एग। विजिबल? इतना बड़ा ये एग, हमें लगता है इसमें तो बहुत सारे सेल्स होंगे, नहीं, वो अकेला एक सेल है, ठीक है। तो जो चिकन का एग है वो एक सिंगल सेल है। ऐसे ऑस्ट्रिच का एक एग एक सिंगल सेल है, इतना बड़ा 100 mm का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल, एक सेल बहुत छोटू भी हो सकता है और बहुत बड़ा ऑस्ट्रिच के एग जितना भी हो सकता है,
ठीक है, तो ये सेल्स के शेप्स वेरिएबिलिटी है। यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनल में दे दिया इन्होंने बताने के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका साइज और शेप काफ़ी हद तक बैक्टीरिया से मैच करता है, जबकि बैक्टीरिया अपने आप में एक पूरा सेल है और माइटोकॉन्ड्रिया केवल एक सेल ऑर्गेनल है। इसके बारे में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज डन। जब हम शेप्स के बारे में बात करते हैं तो सेल के शेप्स ग्रेटली वेरिएबल हैं। जैसे कि न्यूरॉन की जब हम बात करें तो न्यूरॉन एक लंबा सा फाइब्रस टाइप का सेल दिखता है, वहीं पर आरबीसीज जो है हमारी को वो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक नजर आते हैं, राउंड टाइप के दिखते हैं, डिस्क के जैसे दिखते हैं। WBCs हमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इसलिए हम उसको अमीबॉइड बोल देते हैं। अमीबॉइड मतलब अनसर्टेन शेप, अमीबा जैसे शेप वाले जिसका शेप डिटरमाइंड नहीं हो, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। देन आते हैं इंटेस्टाइनल लाइनिंग के सेल्स, इनको हम ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स बोलेंगे। इनके पास में ऐसे 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 करके ब्रश जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। बोन के सेल्स जो है उसको स्पाइडर शेप के सेल्स बोलते हैं कई बार, या स्टार शेप, दोनों बोलते हैं। तो स्टेलेट, स्टेलेट मतलब कि स्टार शेप का सेल। एक ओवल ओवम, एक फ्लेजिलेटेड स्पर्म, कितने अंतर हैं। सब सेल्स का शेप, सेल्स का साइज ग्रेटली वेरिएबल होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल, ठीक है। तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, 3 एग्जांपल्स दिख रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बच्चों ये तीनों इंडिविजुअल लेवल पर एक सिंगल सेल है, लेकिन तब भी अपनी जिंदगी सर्वाइव कर रहे हैं। और हम हमारी बात करें तो ह्यूमन बॉडी, हमारे पास में कितने सेल्स प्रेजेंट हैं, तो हम जैसे बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ऐसे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में तो ऑक्टिलियन इतने सेल्स होते हैं कि आप उनको गिन भी नहीं सकते, 10⁻28, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ऑक्टिलियन कितने सेल्स हैं हमारे पास में, तो इतने सारे सेल्स कंबाइनली एक फंक्शन कर रहे हैं हमारे को जिंदा रखने का, हमारी सारी लाइफ की प्रोसेसेस निभाने का, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो सारे सेल्स हैं वो मिलकर यूनोनिमसली एक काम कर रहे हैं, लेकिन इनका तो एक सिंगल ही सेल वो सारे काम कर दे रहा है। अमीबा को मल्टीसेलुलरिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी क्या? नहीं पड़ी, क्योंकि वो सिंगल ही सस्टेन कर पा रहे हैं अपने लाइफ को। अगर वो नहीं कर पाता और बाई चांस इवॉल्व होता, डिवाइड करता और 2 सेल बन जाता, 4 सेल बन जाता, तो हो सकता है कि वो भी मल्टी सेलर बन जाता। तो कई सारे ऑर्गेनिजम्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बैक्टीरिया से ही बने हैं, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने वो सिंगल सेल में रहना बर्दाश्त नहीं किया और उन्होंने सोचा कि हम डिवाइड करते जाएं, तो उन्होंने कुछ और ऑर्गेनिज्म बनाया और इवॉल्व हुए और इवॉल्व हुए और इवॉल्व हुए। कुछ प्रोटिस्ट बने, कुछ फंजाई बने, कुछ प्लांटे बने, कुछ एनिमेलिया बन गए, ठीक है। तो ये बात है कि सिंगल सेल भी लाइफ सस्टेन कर सकता है। मल्टी सेलुलरिटी की रिक्वायरमेंट क्या आन पड़ी? फिर ये आन पड़ी कि हम चाहते थे हमारा काम बेटर तरीके से हो, काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से हो, ठीक है। जैसे कि तुम ऐसे इमेजिन कर लो कि तुमको मैंने ये बोला कि तुमको मैं एक ऐसे पेंसिल देती हूँ, ठीक है। जिस पेंसिल को ऐसे क्लिक करोगे तो उससे पेन बन जाएगा, पीछे से थोड़ा मोड़ोगे तो रबर बन जाएगा। तो तुम बोलोगे बहुत केओटिक हो गया मैम, खरीद ज़रूर लोगे कि बड़ी डिज़ाइनर है, फैसिनेटिंग टाइप की है, मज़ेदार दिख रही है, लेके चलते हैं, सबके सामने फ्लॉन्ट करेंगे, शो करेंगे, उसके बाद में क्या? नहीं चाहिए यार, मज़ा नहीं आ रहा। फिर तुम वही रखोगे, एक पेन अलग, पेंसिल अलग, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्लिटर पेन, फलाना पेन, रबर, डिज़ाइनर रबर, खुशबू वाला रबर, है ना, बहुत सारी चीज़, कंपास बॉक्स। क्यों? तुमको चाहिए डिवीजन ऑफ लेबर। मुझे अंडरलाइन करने के लिए ब्लैक पेन चाहिए होता है ना। मेरे को लगता है कि मैं डायग्राम बनाने में गड़बड़ करूंगी तो मेरे को पेंसिल चाहिए होती है, फटाफट बना के देख लिया, फिर इरेज करके पेंसिल भी बना सकते हैं, ऐसा है। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइज्ड, हम हर चीज़ में ऑर्गेनाइज चाहते हैं। तो इवोल्यूशन के दौरान भी इसकी रिक्वायरमेंट आई है डेफिनेटली। तो एक सेल बहुत लोड लग रहा था इसको, सारे काम झेल के, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, थक गया है। इसने बोला कि यार सारे सेम टाइप के सेल्स, सेम शेप, सेम साइज, मीटिंग करिए आपस में, सुनो अपन मिल के काम करेंगे, चलो टिश्यू बन जाते हैं। तो टिश्यू बनाया, टिश्यूज ऑफ डिफरेंट टाइप। अब बोले यार ये एक ही लोग टाइप बोर कर दिया है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज आएंगे तो मज़ेदार काम होएगा, कुछ शायद बेहतर तरीके से हो सके,
ठीक है, तो इन्होंने बनाया ऑर्गन, ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स ने मिलकर बनाया ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे सिस्टम बनाया। सिस्टम्स बहुत सारे टाइप के, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन वाला, बहुत सारे सिस्टम्स ने मिल के बनाए एक ऑर्गेनिज्म को। तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल सबसे बेहतर हुआ ना, क्योंकि इसके पास में सारे काम करने के लिए अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, है ना। तो ऐसा है कि ये इवोल्यूशन के ग्रेड में डिफरेंट सेल्स कंबाइन होके ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। तो कैसे बना रहे हैं, तो आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ जाना चाहिए। तो बाय दिस हमारा 5.1 पोर्शन पूरा कवर अप हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 5.2 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो बाय दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर हियर ओनली एंड आई विश कि आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है एंड प्लीज शेयर दिस एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं आप अपनी बायोलॉजी वाली मैम से पूछ सकते हैं, यानी कि मैं, और आप अपने चैनल पर रेगुलरली आइए जो कि आपका है बायोलॉजी 1 शॉट।